नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम शिक्षा वेदांग के अंदर पाणिनि शिक्षा को समझ रहे हैं। शिक्षा किसे कहते हैं, वेदांग क्या होता है, इसको मैंने सेपरेटली 2 वीडियोस में बताया है। तो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में शिक्षा और वेदांग ये दोनों सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार इन 6 वर्णों का उच्चारण स्थान डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लूतु लसाह दंत्या स्मृतः। पाणिनि शिक्षा का यह श्लोक कहता है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत स्थान होता है। त वर्ग यानी कि संस्कृत के यह 5 वर्ण, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत स्थान है। पाणिनि शिक्षा के इस श्लोक से हमने पहले ही इन 2 वर्णों का उच्चारण स्थान पिछले वीडियो में विस्तार से समझा है। अगर आपको इन 2 वर्णों का उच्चारण विस्तार से समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम तू और स वर्ण का उच्चारण स्थान देखेंगे। तू का अर्थ यहाँ पे होता है त वर्ग। त वर्ग यानी कि संस्कृत के यह 5 वर्ण। त वर्ग के सबसे पहले वर्ण का उच्चारण इस प्रकार से होता है त। इस वर्ण का उच्चारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो जीवा पूर्ण रूप से दंत स्थान यानी कि हमारे आगे के दोनों दांतों को स्पर्श करनी चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने संस्कृत में व्यंजन हल इस वीडियो में बताया था कि इन 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवा या वायु पूर्ण रूप से उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे हमारी जीवा पूर्ण रूप से दंत स्थान को स्पर्श करती है तो इस वर्ण का उच्चारण करते समय, इसीलिए इस वर्ण के प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न भी कहा जाता है, क्योंकि जीवा उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको उच्चारण का विज्ञान इस वीडियो में बताया था कि किस प्रकार मारुत यानी कि उदान वायु स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद वर्ण को उत्पन्न करता है। तो मारुत यानी कि उदान वायु स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद जीवा के माध्यम से जब दंत स्थान को स्पर्श करता है तब वायु का जो फ्लो रहता है वह अल्प रहता है, इसीलिए इस वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जब आप इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब आपको वायु का जो फ्लो है वो कम रखना है और इसको आप प्रैक्टिकली महसूस भी कर सकते हैं। हमारा जो मुख है वह ज्यादा एफर्ट नहीं लेता है जब वह त इस वर्ण का उच्चारण करता है। क्यों? क्योंकि यह अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण यानी कि वायु का कॉन्शियस फ्लो हमें थोड़ा रखना पड़ता है। अल्प प्राण के बारे में हम विस्तार से प्रयत्न इस वीडियो में भी जानेंगे। अब हम त वर्ग के दूसरे वर्णों का उच्चारण करेंगे। इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार से होता है थ। इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जीवा पूर्ण रूप से दंत स्थान को यानी कि हमारे आगे के दोनों दांतों को स्पर्श करनी चाहिए। क्यों स्पर्श करनी चाहिए? क्योंकि हमने व्यंजन हल इस वीडियो में जाना था कि यह 25 व्यंजन वर्ण मूल रूप से स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमने पिछले स्लाइड में समझा था कि त यह एक अल्प प्राण वर्ण है और इसी त को आप जब महाप्राण में उच्चारित करेंगे तब यह बन जाएगा थ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी जो ध्वनि विज्ञान यानी कि द साइंस ऑफ साउंड पर आधारित है। सबसे पहली बात यह है कि संस्कृत भाषा, खासकर वैदिक संस्कृत भाषा, यह पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में एक ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी कि 100% फोनेटिक लैंग्वेज है। ध्वन्यात्मक भाषा का अर्थ यह होता है जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, और इस फोनेटिक यानी कि ध्वन्यात्मक भाषा में वायु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वायु को प्राण या श्वास के नाम से भी जाना जाता है।
तो प्राण और ध्वनि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान इसलिए डिटेल में समझ रहे हैं ताकि कि हम समझ सके कि हमारा वायु का कॉन्शियस फ्लो कैसा होना चाहिए, तो ठीक प्रकार से उस वर्ण की ध्वनि हमारे मुख से निकल सके। संस्कृत के सारे वर्ण ध्वनि विज्ञान के नियमों से बंधे हुए हैं और मैंने आपसे कहा था कि ध्वनि विज्ञान में प्राण और ध्वनि ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो अगर आप संस्कृत के किसी भी श्लोक का उच्चारण करते हैं, खासकर वैदिक संस्कृत में आप अगर वेदों के श्लोकों का उच्चारण करते हैं और अगर आपको प्राण और ध्वनि का ज्ञान यानी कि नॉलेज नहीं है, तो वह उच्चारण व्यर्थ उच्चारण माना जाएगा। यानी कि उस श्लोक या मंत्र के उच्चारण से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। क्यों लाभ नहीं मिलेगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में बताने जाऊंगी तो पूरा वीडियो इसी पर बन जाएगा। संस्कृत के अगर आपने ग्रंथ पढ़े होंगे योग पर, योग जिसे इंग्लिश में योगा कहा जाता है, जो कि संस्कृत शब्द युजिर से बना हुआ है, इन सभी ग्रंथों में प्राण के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि यह प्राण हम इंसानों के भीतर किस प्रकार काम करती है। इस प्राण के बारे में मैंने विस्तार से उच्चारण का विज्ञान यानी कि द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इस वीडियो में भी विस्तार से बताया है, तो वह वीडियो भी आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर हमें अपने शरीर पर विजय प्राप्त करना है, हमारे मन पर विजय प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें प्राण को नियंत्रण में लाना होगा। और इस प्राण को नियंत्रण में कैसे लाया जाता है, इसके लिए तरह तरह के योग बताए गए हैं, जिसमें प्राणायाम है, कपालभाति है। इन सभी योग में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह होता है कि कब हमें श्वास अंदर लेना है, कब हमें श्वास बाहर छोड़ना है। वेदों में भी बताया गया है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो मूल शक्तियाँ चलाती है वह सबसे पहले प्राण है और इसी प्राण को हम अपने शरीर के अंदर श्वास या वायु के रूप में महसूस करते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने आपको बार बार बताया है कि संस्कृत के सभी वर्ण ध्वनि विज्ञान के नियमों से बंधे हुए हैं और ध्वनि विज्ञान में प्राण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ध्वनि उत्पन्न करने में। सही ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब ठीक प्रकार से प्राण यानी कि वायु का फ्लो होगा। तो अगर आप थ इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप एक कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है कि हम फोर्सफुली अपनी श्वास को बाहर निकालते हैं नाक से। ठीक इसी प्रकार जब हम थ इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब आपको महसूस होगा कि हमारे मुख से हम फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यह मूल रूप से एक महाप्राण वर्ण है। महाप्राण का अर्थ क्या होता है? वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे हमें अधिक करना पड़ता है। तो जब हम महाप्राण वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमें अंदर से ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है और वायु या श्वास हमारी पूर्ण रूप से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण टिप बताना चाहूंगी कि संस्कृत में जितने भी महाप्राण वर्ण होते हैं उनका उच्चारण कपालभाति प्राणायाम की तरह होता है। संस्कृत के जब हम मंत्र श्लोक उच्चारण करते हैं तब बाय डिफॉल्ट ही इन वर्णों के अंदर यह वायु का फ्लो इनग्रेन्ड होता है। वायु का फ्लो इनग्रेन्ड होता है, इसका अर्थ यहाँ पे प्राणायाम से है और इसीलिए वह मंत्र और श्लोक हमारे शरीर और दिमाग को शांति और स्वस्थ प्रदान करते हैं। वह मंत्र या श्लोक तभी हमारी बॉडी पर यानी कि शरीर पर हीलिंग इफेक्ट देते हैं जब हमें वर्णों के इन प्राण के नियमों के बारे में पता हो, यानी कि अल्प प्राण महाप्राण के नियमों के बारे में हमें पता होना चाहिए। त और थ इन दोनों वर्णों में जो अंतर होता है वह प्राण का अंतर होता है। तो त वर्ग के सभी वर्ण दंत स्थान से उच्चारित होते हैं, पर इनमें जो अंतर होता है वह प्राण का अंतर होता है और इस प्राण के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में ही इस वीडियो में जान रहे। डिटेल में हम प्रयत्न इस वीडियो में जानेंगे।
अब हम त वर्ग के तीसरे वर्ण का उच्चारण करेंगे। इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार से होता है द। इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी जीवा आगे के दोनों दांतों को पूर्ण रूप से स्पर्श करनी चाहिए। क्यों स्पर्श करनी चाहिए? क्योंकि यह 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं और क्योंकि जीभ उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, इसीलिए इस वर्ण के प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे थोड़ा रखना है। क्यों? क्योंकि द मूल रूप से एक अल्प प्राण वर्ण है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ यहाँ पे होता है वायु। तो आपको वायु का कॉन्शियस फ्लो थोड़ा रखना है इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त। अल्प प्राण के बारे में हम विस्तार से प्रयत्न इस वीडियो में भी जानेंगे। अब हम त वर्ग यानी कि तू की चौथी ध्वनि यानी कि चौथे वर्ण का उच्चारण सीखेंगे। द यह एक अल्प प्राण वर्ण है। इसी द को जब आप महाप्राण में उच्चारित करेंगे तब यह बन जाएगा ध। ध महाप्राण का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था। महा का अर्थ होता है ज्यादा और प्राण का अर्थ यहाँ पे होता है वायु। तो आपको वायु का कॉन्शियस फ्लो ज्यादा रखना है इस वर्ण का उच्चारण करते समय। क्यों? क्योंकि ध यह मूल रूप से एक महाप्राण वर्ण है। यह सभी ध्वनियाँ दंत स्थान से उच्चारित होती है, पर इनमें जो अंतर होता है वह प्रयत्न का अंतर होता है। प्रयत्न यानी कि एक एफर्ट का अंतर होता है। उच्चारण करते वक्त हमें जो प्रयत्न या एफर्ट लगता है उसका अंतर होता है। यानी कि जब मैं द इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ तो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि द यह एक अल्प प्राण वर्ण है और इसी द को जब मैं महाप्राण में उच्चारित करूंगी तो मुझे ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह मूल रूप से एक महाप्राण वर्ण है। थ इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक महत्वपूर्ण टिप बताई थी और वह टिप यह थी कि महाप्राण वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो वही टिप आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि ध यह भी एक महाप्राण वर्ण है। तो हमें सभी महाप्राण वर्णों का उच्चारण कपालभाति प्राणायाम की तरह करना है। कपालभाति प्राणायाम में और महाप्राण वर्णों में एक ही फर्क होता है। कपालभाति प्राणायाम में हम फोर्सफुली वायु नाक से बाहर निकालते हैं और महाप्राण वर्णों का उच्चारण करते समय हमें फोर्सफुली वायु का जो फ्लो है वह मुख से ज्यादा निकालना है। इस प्रकार ध इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमारी जीवा उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करनी चाहिए। और यहाँ पे इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि हमारे आगे के दोनों दांत। तो हमारी जीवा पूर्ण रूप से उच्चारण स्थान यानी कि दंत को स्पर्श करनी चाहिए। क्यों स्पर्श करनी चाहिए? क्योंकि हमने संस्कृत में व्यंजन हल इस वीडियो में जाना था कि यह 25 व्यंजन वर्ण मूल रूप से स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है टच करना। तो यहाँ पे आपको दो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि हमारी जीवा उच्चारण स्थान यानी कि दंत को पूर्ण रूप से स्पर्श करनी चाहिए और वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होता है उसे हमें ज्यादा रखना है, यानी कि महाप्राण रखना है ध इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त। अब हम त वर्ग यानी कि तू की अंतिम ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। सबसे पहले इस वर्ण का उच्चारण करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि यह एक अनुनासिक वर्ण है।
अगर आपको याद होगा तो मैंने उच्चारण स्थान के पिछले वीडियोस में बताया था कि इन 25 व्यंजन वर्णों के अंतिम के 5 वर्ण यानी कि लास्ट के जो 5 वर्ण आप देख रहे हैं इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है और इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि हम जिस श्लोक को पढ़ रहे हैं उसमें तो यह बात बताई नहीं गई है कि अंतिम के इन 5 वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो आप बिल्कुल सही है, इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इन 25 व्यंजन वर्णों के अंतिम के 5 वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। यह बात पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 39 यानी कि 39वें श्लोक में बताया गया है और यह श्लोक हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो हमें पाणिनि शिक्षा के 39वें श्लोक से पता चलता है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों होता है। अनुनासिक का अर्थ होता है कि जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होना चाहिए। मुख में यानी कि मुख से इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उससे और नासिका से इन दोनों स्थानों से हमें इन वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान हमारे मुख में दंत है। दंत यानी कि आगे के दोनों दांत है और नासिका से भी हमें इस वर्ण का उच्चारण करना है कुछ इस प्रकार न न न न। इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमारी जीवा उच्चारण स्थान यानी कि दंत यानी कि आगे के दोनों दांतों को पूर्ण रूप से स्पर्श करनी चाहिए। क्यों स्पर्श करनी चाहिए? क्योंकि हमने संस्कृत में व्यंजन इस वीडियो में जाना था कि यह 25 व्यंजन वर्ण मूल रूप से स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक महत्वपूर्ण टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी कि जब भी हम अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करते हैं तब वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होना चाहिए वह अल्प होना चाहिए यानी कि थोड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे अनुनासिक वर्ण मूल रूप से अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अल्प प्राण वर्णों में हमें ज्यादा प्रयत्न या एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें भीतर से वायु का जो फ्लो है वह थोड़ा रखना होता है। तो हमें वायु का कॉन्शियस फ्लो कम रखना है जब हम न इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। अल्प प्राण के बारे में हम विस्तार से प्रयत्न इस वीडियो में भी जानेंगे। यह एक अंतस्थ व्यंजन है। अब अंतस्थ का अर्थ क्या होता है इसको मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैंने इस वर्ण का उच्चारण भी विस्तार से बताया है। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अंतस्ताहा के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। संस्कृत में 4 अंतस्ताहा होते हैं। 4 अंतस्ताहा का अर्थ यहाँ पे होता है 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन चारों अंतस्थ व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तब वायु का जो कॉन्शियस फ्लो होना चाहिए वह अल्प होना चाहिए यानी कि थोड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सारे अंतस्थ वर्ण मूल रूप से अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ यहाँ पे होता है वायु। तो आपको भीतर से वायु का जो कॉन्शियस फ्लो है वह अल्प रखना है यानी कि थोड़ा रखना है। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इन चारों अंतस्ताहा यानी कि इन 4 अंतस्थ वर्णों के जो उच्चारण स्थान होते हैं वह अलग अलग होते हैं, पर इनमें जो सिमिलैरिटीज होती है यानी कि इनमें जो समानता होती है वह प्रयत्न की होती है। यानी कि इन चारों वर्णों के जो प्रयत्न होते हैं वह सेम होते हैं, पर उच्चारण स्थान जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। जैसे कि य इस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, र इस वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा है। य और र इन दोनों का उच्चारण स्थान मैंने पिछले वीडियोस में विस्तार से कवर किया है, तो वह वीडियोस भी आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ल
इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है और इस अंतिम अंतस्थ वर्ण का उच्चारण हमने अभी तक देखा नहीं है, हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इन 4 अंतस्थ वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं, पर इनमें जो सिमिलैरिटी या समानता होती है वह प्रयत्न की होती है। और यहाँ पे प्रयत्न से मेरा मतलब होता है एफर्ट। उच्चारण करते वक्त जो एफर्ट लगता है उसे प्रयत्न कहते हैं। तो इन चारों वर्णों के जो प्रयत्न होते हैं वह सेम होते हैं और वह अल्प प्राण है। आशा करती हूँ कि अब आपको यह डिफरेंस और सिमिलैरिटीज पता चल गई होगी। अब हम इस ऊष्मा वर्ण का उच्चारण सीखेंगे। ऊष्मा का अर्थ होता है गरम। अब यहाँ पे गरम क्या होता है? तो गरम वायु होता है। जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब वायु हमारे मुख से गरम होकर निकलती है, जिसको हम प्रैक्टिकली थोड़े ही सेकंड में देखेंगे। पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जीवा की पोजीशन कैसी होनी चाहिए इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त। इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारी जीभ दंत स्थान को आधा स्पर्श करनी चाहिए। इस वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारी जीभा उच्चारण स्थान को आधा स्पर्श करनी चाहिए। यह बात पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 38 में बताया गया है। इस श्लोक को हम विस्तार से प्रयत्न के फ्यूचर वीडियो में समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वर्ण का सही उच्चारण इस प्रकार से होता है। त वर्ग के वर्णों को उच्चारण करते वक्त हमारी जीवा उच्चारण स्थान यानी कि दंत को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। पर जब हम स इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब ध्यान रहे कि हमारी जीवा आधा स्पर्श करनी चाहिए दंत स्थान को। आधा का अर्थ क्या होता है? थोड़े से ज्यादा को आधा कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण टिप मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि संस्कृत में 4 ऊष्माणः यानी कि 4 ऊष्म वर्ण होते हैं और इन सभी 4 ऊष्म वर्णों में जो समानता होती है यानी कि सिमिलैरिटी होती है वह प्रयत्न की होती है। प्रयत्न से मेरा अर्थ यहाँ पे वायु का जो कॉन्शियस फ्लो है उससे है। तो वायु का जो फ्लो होना चाहिए वह ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी ऊष्म वर्ण मूल रूप से महाप्राण वर्ण है। महा का अर्थ होता है ज्यादा और प्राण का अर्थ यहाँ पे होता है वायु। तो भीतर से हमें वायु का जो कॉन्शियस फ्लो है उसे ज्यादा रखना है, महाप्राण रखना है। मैंने आपको बताया था कि स यह एक ऊष्म वर्ण है। तो आप ज्यादा वायु से यानी कि महाप्राण से जब इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपके हाथ पर गर्म हवा आ रही है। यानी कि आपको अपना हाथ अपने मुंह के वहाँ पे रखना है और स इस वर्ण का उच्चारण करना है। आपको ऊष्म हवा आपके हाथों पर महसूस होगी। ध्यान रहे कि इन सभी ऊष्म वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे कि श इस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। श इस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। श और श इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया है। पिछला वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हम देख रहे हैं कि स इस वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पे दंत है और चौथा ऊष्म वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है और ह का भी उच्चारण स्थान मैंने विस्तार से बताया है। यह भी वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इन चारों ऊष्म वर्णों में जो समानता होती है यानी कि सिमिलैरिटीज होती है वह सिर्फ प्रयत्नों की होती है, यानी कि एक एफर्ट की होती है जो कि महाप्राण है।